हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 30 जून से 1 जुलाई 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो आज का पहला प्रश्न है, रो के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी पराग जैन। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कवर कर लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने पंजाब कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी पराग जैन को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स यानी रो का नया प्रमुख नियुक्त किया है। वह 1 जुलाई को 2 साल के निश्चित कार्यकाल के लिए इस पद को ग्रहण करेंगे। अब बात करें उन्होंने किनका स्थान लिया है, तो उन्होंने रवि सिन्हा का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो गया है। अब बात करें रो की, तो इसकी स्थापना नवंबर 1968 में हुई थी और अभी रो के प्रमुख बने हैं पराग जैन। और रो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। तो अभी रो यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है पराग जैन को। और ये अपना पदभार कब से ग्रहण करेंगे, 1 जुलाई से। और इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो रवि सिन्हा का। अच्छा, अब हम कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों का रिवीजन कर लेते हैं। तो बी आर गवई भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। नर्मदेश्वर तिवारी भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बने। संजय जायसवाल को प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत नालसा के अध्यक्ष बने। आलोक जोशी को बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हरवंश चावला ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष बने। अजय कुमार यूपीएससी के अध्यक्ष। सुजाता चतुर्वेदी ने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया। राम मोहन एमके को समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प है सी, यानी जोऊ जियाई। तो अभी चीन के पूर्व उप वित्त मंत्री जोऊ जियाई को एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जोऊ जियाई AIIB यानी एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के संस्थापक अध्यक्ष जीन लेकुन का स्थान लेंगे। और इनके कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 5 साल का कार्यकाल अगले साल 16 जनवरी 2026 से शुरू होगा। बात करें एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना 16 जनवरी सन 2016 में हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं जीन लियाकुन। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में। इसके उपाध्यक्ष अभी हाल ही में बने हैं अजय भूषण प्रसाद पांडे। तो अभी आप लोगों को इस प्रश्न में इनका नाम ध्यान रखना है, जोऊ जियाई, जिन्हें एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, भारत का पहला AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी दिल्ली। तो अभी स्मार्ट मोबिलिटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत ने दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे पर अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। यह द्वारका एक्सप्रेसवे NH48 पर है और इसी पर 28 किलोमीटर के हिस्से पर यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। और इस तरह से यह भारत का पहला AI संचालित एक्सप्रेसवे होने वाला है। अच्छा, अब लोग AI से संबंधित कुछ प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी एलन मस्क की AI कंपनी ने अपने चैटबॉट ग्रोक 3 का नवीनतम संस्करण लॉन्च किया। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी। AI जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बना ब्रिटेन। AI मॉडल मैग्मा का अनावरण किया माइक्रोसॉफ्ट ने। जेटसन ओरिन नैनो सुपर जनरेटिव AI सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया एनवीडिया ने। हरियाणा में नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया गया। गूगल ने एप्लीकेशन की गति बढ़ाने के लिए 7वीं पीढ़ी की AI चिप आयरनवुड का अनावरण किया। भारत का पहला AI आधारित नॉन इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह हैदराबाद स्थित नीलोफर हॉस्पिटल में से लॉन्च किया गया है।
मध्य प्रदेश ने भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी शुरू की। देश के पहले एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में इसकी आधारशिला रखी गई है। अच्छा, इस प्रश्न में थोड़ा बीच टाइप हो गया है। प्रश्न इस तरह है, मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी बिहार। तो अभी बिहार राज्य चुनाव आयोग ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत की है। राज्य निर्वाचन आयुक्त के मुताबिक भारत से पहले केवल इस्टोनिया नामक यूरोपीय देश ने यह प्रणाली सफलतापूर्वक लागू की है और अब बिहार भारत में यह पहल शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। और इस पहल के अगर हम उद्देश्य की बात करें तो शहरी चुनाव प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सुलभ और तकनीक संचालित बनाना है। इस प्रणाली के तहत फ्रेंड्स, नागरिक अब मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से घर बैठे ही मतदान कर सकेंगे, जिससे मतदान प्रतिशत में वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। अच्छा, अब इस एप्लीकेशन का आपको नाम याद रखना है। क्या नाम है? SECBHR ऐप इस एप्लीकेशन का नाम है और इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग ने विकसित किया है। इसके मुख्यालय की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। तो इस प्रश्न में आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो याद रखना है बिहार और इस एप्लीकेशन का आप लोगों को नाम भी याद रखना है। अच्छा, अब लोग भारत में पहले से संबंधित कुछ स्टैटिक प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत का पहला ग्रीन वेस्ट कमर्शियल प्लांट PPP मॉडल पर आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र यह इंदौर में स्थापित किया गया है। भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक लॉन्च किया गया छत्तीसगढ़ में। भारत में सौर ऊर्जा से पूरी तरह से संचालित होने वाली पहली विधानसभा कौन सी होगी? तो दिल्ली। दक्षिण भारत की पहली AC लोकल ट्रेन सेवा कहाँ लॉन्च हुई है? तो चेन्नई में शुरू हुई है और देश की पहली मुंबई में चल रही है। भारत का पहला अंतरजातीय चीता कॉरिडोर मध्य प्रदेश और राजस्थान तक बनाया जा रहा है। देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? तो छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में। भारत का पहला ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट शहर बनेगा अमरावती, आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला पूर्वोत्तर भूतापीय उत्पादन कुआं यह अरुणाचल प्रदेश में खोदा गया। अनुसूचित जातियों यानी SC में उप वर्गीकरण करने वाला पहला राज्य बना तेलंगाना। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव यह आंध्र प्रदेश की अमरावती में बनाया जा रहा है। उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा परियोजना हरियाणा के गोरखपुर शहर में इसे स्थापित की जा रही है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय एयरलाइन को दुनिया की तीसरी सबसे अच्छी कम लागत वाली एयरलाइन का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा D यानी इंडिगो एयरलाइन। तो अभी इंडिगो एयरलाइंस को स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स 2025 में दुनिया की तीसरी सबसे सर्वश्रेष्ठ कम लागत वाली एयरलाइन के रूप में स्थान मिला है। यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि इस मान्यता ने भारतीय विमानन को वैश्विक मंच पर मजबूती से स्थापित किया है। और आपको बता दें, स्काई ट्रैक पुरस्कारों को विमानन उद्योग का ऑस्कर माना जाता है और इसे सन 1999 में शुरू किया गया था। अब टॉप 3 रैंकों की अगर बात करें तो पहले स्थान पे एयर एशिया, दूसरे स्थान पे स्कूट जो सिंगापुर में स्थित है, तीसरे स्थान पे इंडिगो जो भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है, देश की सबसे बड़ी गतिशील मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा B यानी हरियाणा। तो अभी हरियाणा में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मानेसर स्थित मारुति प्लांट में देश के सबसे बड़े गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का संयुक्त रूप से लोकार्पण किया। यह टर्मिनल भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल कार्गो टर्मिनल है। इस मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल की कुल लागत 800 करोड़ रुपए है। अगला प्रश्न है, जून 2025 में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर कौन है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा A यानी कोपेनहेगन, डेनमार्क। तो अभी 17 जून 2025 को इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 जारी किया, जिसमें कोपेनहेगन, डेनमार्क को दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में रैंकिंग दी गई।
जिसने वियना ऑस्ट्रिया के 3 साल के शासनकाल को समाप्त कर दिया। और अब ऑस्ट्रिया का वियना यह दूसरे स्थान पर आ गया, जबकि स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख ने 2025 की सूची में अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा है। और भारत में अगर हम बात करें तो दिल्ली मुंबई यह 141वें स्थान पे रहा, जबकि दमिश्क जो सीरिया में स्थित है यह दुनिया में सबसे कम रहने योग्य बना हुआ है, यानी इसे सबसे लास्ट रैंक 173वें स्थान पर रखा गया है। और अब इस इंडेक्स के अनुसार टॉप 6 रैंक की अगर हम बात करें तो कोपेनहेगन या पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे ऑस्ट्रिया का वियना, तीसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख, चौथे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न, पांचवें स्थान पे स्विट्जरलैंड का जिनेवा और छठवें स्थान पे ऑस्ट्रेलिया का सिडनी रहा। तो इस इंडेक्स के अनुसार आपको पहला रैंक ध्यान में रखना है, जो किसे मिला है तो डेनमार्क के कोपेनहेगन को। और सबसे लास्ट रैंक किसे मिला है तो सीरिया के दमिश्क को। और भारत के रैंक को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, जो दिल्ली और मुंबई यह 141वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक 2026 ने किस भारतीय संस्थान को सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान चुना गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी आईआईटी दिल्ली। तो अभी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक 2026 ने आईआईटी दिल्ली को भारत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान चुना गया है। आईआईटी दिल्ली को दुनिया में 123वां स्थान मिला है, जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक में किसी भारतीय संस्थान द्वारा हासिल की गई अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। और इस बार भी क्यूएस रैंकिंग में विश्व में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को पहला स्थान मिला है। यह पिछले 14 सालों से टॉप पर बना हुआ है। अब टॉप 5 वाले यूनिवर्सिटी रैंक की अगर बात करें तो पहले स्थान पे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रहा, जो अमेरिका में स्थित है। दूसरे स्थान पे इंपीरियल कॉलेज लंदन, तीसरे स्थान पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, चौथे स्थान पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और पांचवें स्थान पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यानी तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पे अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने कब्जा किया। वहीं टॉप 3 भारतीय संस्थानों की अगर बात करें तो पहले स्थान पे आईआईटी दिल्ली रहा, जो ओवरऑल 123वें स्थान पे। दूसरे स्थान पे आईआईटी बॉम्बे ओवरऑल 129वें स्थान पे रहा है। तीसरे स्थान पे आईआईटी मद्रास ओवरऑल 180वें स्थान पे। चौथे स्थान पे आईआईटी खड़गपुर ओवरऑल 215वें स्थान पे। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला जेट संचालित फ्लाइंग वाला मैरोन रोबोट किस देश में विकसित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी इटली। तो अभी इटली के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला जेट संचालित फ्लाइंग मैरियन रोबोट विकसित किया है। इसे आयरन क्यूब 3 नाम दिया गया है। यह रोबोट इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मिलान के पॉलिटेक्निक में DAIR एरोडायनामिक्स प्रयोगशाला में बनाया गया था। तो इस प्रश्न में आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का पहला जेट संचालित फ्लाइंग मैरियन रोबोट किस देश ने विकसित किया है, तो ध्यान रखना है इटली ने। और इसे क्या नाम दिया गया है, तो आयरन क्यूब 3। अगला प्रश्न है, एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया, जिसमें भारतीय टीम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी थाईलैंड। तो अभी एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन थाईलैंड में किया गया था, जिसमें भारतीय टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण, 10 रजत और 13 कांस्य पदक जीते। और यह चैंपियनशिप 17 से 22 जून 2025 तक आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 16 से 18 वर्ष की लड़कियों के लिए किस राज्य में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नव्या योजना शुरू की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी उत्तर प्रदेश। तो अभी फ्रेंड्स, नव्या योजना उत्तर प्रदेश में 16 से 18 वर्ष की लड़कियों के लिए प्रोत्साहन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। यह योजना महिला सशक्तिकरण और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जिससे युवा लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। और इस पहल की शुरुआत उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में की गई। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी महाराष्ट्र।
तो अभी फ्रेंड्स शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है, जो धार्मिक और सांस्कृतिक स्थानों को जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक संरचना परियोजना है। यह परियोजना क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ आर्थिक विकास में भी योगदान देगी। अगला प्रश्न है 28 जून 2025 को भारत के 9वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इनकी 104वें क्रम की जयंती मनाई गई है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पीवी नरसिम्हा राव ये फ्रेंड्स भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। 28 जून 2025 को उनकी 104वें क्रम की जयंती मनाई गई। उन्होंने 1991 से 1996 ईस्वी तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। अगला प्रश्न है हाल ही में बोनालू उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी तेलंगाना। और बोनालू फ्रेंड्स यह एक हिंदू त्यौहार है जहाँ देवी महाकाली की पूजा की जाती है। यह एक वार्षिक त्यौहार है जो हैदराबाद और सिकंदराबाद तथा भारत के तेलंगाना राज्य के अन्य भागों में मनाया जाता है। ओके, तो इसी प्रश्न के साथ ही फ्रेंड्स ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।